क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर अंजनी कुमार झा को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। डॉक्टर अंजनी कुमार झा सर। हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम के आयोजक मेरे अनुज, चर्चित नाम राहुल मित्तल जी, विपुल जी, डॉक्टर राजेश जी और समस्त फैकल्टी मेंबर्स, शोध छात्र और देश के कोने कोने से जुड़े सभी लोग। मित्रों, जहां तक तो इस महामारी में जो बार-बार ये पूरे दिन भर की जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में काफी तनाव को लेकर बात हो रही है, रोजगार के अवसर के खत्म होने की बात चल रही है। और मुझे जो लगता है कि इस देश में ये महामारी कोई नई घटना नहीं है। कोलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां से देश आक्रांत रहा है और इस महाविपदा से देश निकला है और बहुत ही अच्छे ढंग से निकला है। और उस निकलने के बाद देश जैसे समुद्र मंथन से जो अमृत पान हुआ है देवताओं को, और उसके बाद देश में उत्तरोत्तर विकास ही हुए। इसलिए बहुत ज्यादा घबराने और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत की तुलना पश्चिमी देशों से नहीं करनी चाहिए। पश्चिमी देशों की इम्यून पावर और भारत देश की इम्यून पावर में बहुत अंतर है। इसलिए यूरोपीय कंट्री और अमेरिका में इस कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भारत जैसे विशाल देश की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा है। इम्यून की क्षमता हमारे यहाँ जो दादी, अम्मा और नानी के जो नुस्खे थे, उस नुस्खे के कारण से हम सब भारतीयों में इम्यून कैपेसिटी है। और वो इम्यून कैपेसिटी केवल तुलसी और इस प्रकार की जो प्राकृतिक जो दवाओं के सेवन से ही नहीं है। हम सब भारतीयों के अंदर जो संघर्ष करने की जो क्षमता है, उस क्षमता के कारण से दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे अंदर है। तभी तो हजारों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौटे हैं और वहां लौटने के बावजूद भी उस प्रकार का कोई कोरोना और इसलिए ये स्थिति है। और किसी भी तरीके से हमें कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कि जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे देश में कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात जो बाद में चली कि फिजिकल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों का हम प्रयोग ना करें। मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हमारी संस्कृति में कहीं है ही नहीं। व्यक्ति, फिर परिवार और परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। भारत इसी कारण से इसी फॉर्मूले पर भारत चल रहा है। इस कारण से इस तरह की कोई स्थिति नहीं हुई। जहां तक महामारी से रोजगार के अवसर के घटने का सवाल है, ये निश्चित रूप से रोजगार के अवसर घटे हैं। बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी संस्थाओं में तनख्वाहें आधी हो गई हैं। यह एक चिंता का विषय है। आर्थिक स्तर और आर्थिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट हुई है, जिसकी की चर्चा हमारे कई सारे विद्वानों ने की। लेकिन मेरा मानना है कि भूमंडलीकरण के दौर से ही अर्थव्यवस्था लगातार भारत की गिरती रही। और जब हमने एफडीआई को मंजूरी दे दी, हमने ओपन मार्केट कर दिया, ग्लोबल मार्केट कर दिया, तो ये स्थिति तो होनी ही थी। कोविड के कारण ये स्थिति हुई ऐसा नहीं है, ये तो 90s से ही ये बात शुरू हो गई थी। और सरकारी इंडस्ट्री को हमने कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया। कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो गई और अब हम प्राइवेटीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्राइवेटीकरण के दौर में उद्योगपति जानबूझकर अपने को दिवालिया घोषित कर रहे हैं और वो कहीं विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं या करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। हमें पुनः प्राचीन भारत की तरफ लौटना है, जहां की लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। और यह भारत की परंपरा रही है। इस परंपरा का लोप आजादी के बाद हो गया, जब भारी उद्योग लगने लगे और सरकारी उद्योग लगने लगे। उसके बाद सरकारी उद्योगों को बंद किया जाने लगा और हम पुनः प्राइवेटीकरण की ओर जाने लगे। और वो प्राइवेटीकरण का कंसेप्ट भी भारत जैसे देश में उस तरह से सफल नहीं हो पाया। रही सही कसर
भूमंडलीकरण के दौर में मल्टीनेशनल कंपनियों ने कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये जो चेन और अमेजन और ये जो विशाल मार्ट, मेगा मार्ट, ब्लू मार्ट और ये जो तरह तरह के जो ग्लोबल मार्केट आने लगे, इस कारण से विलेज का जो कंसेप्ट था खत्म हो गया। ग्लोबल के चक्कर में हमारा जो लोकल मार्केट है वो चौपट हो गया। इसी प्रकार से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में आप देख लीजिए कि ये आभासी मंच पर हम सब जुड़े हुए हैं। किसी न किसी कारण से तकनीकी कमी के कारण, तकनीकी त्रुटियों के कारण कभी हम जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर जुड़ जाते हैं। तो इस आभासी मंच का भी हमने बहुत ज्यादा लाभ उठाया। भारत इस मामले में बहुत ज्यादा निष्णात है, निपुण है और आज हम इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा, जैसे अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा से बहुत ज्यादा विकास होगा। ऑनलाइन शिक्षा केवल विकल्प भारत जैसे देश के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ 70-80% लोग तो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, जहाँ की इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। और ऑनलाइन शिक्षा तो ये एक इमरजेंसी के तौर पर अल्टरनेट के रूप में हम ले सकते हैं। यह कंसेप्ट भी यूरोप और अमेरिका के लिए है, भारत जैसे देश के लिए नहीं है। इसलिए हमें हर चीज का अंधे तरीके से नकल नहीं करनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था निश्चित रूप से चरमराई है, पर उसको ठीक करने के लिए अब फिर से हमें लोकल मार्केट की तरफ जाना होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने का स्वप्न जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, हम सब इन बातों को सोच रहे हैं, तो उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। निश्चित रूप से मानव केंद्रित हमारा विकास हो गया। आज जो चीन की जो स्थिति जो चीन ने जो कर दी है, वो इसी कारण से कर दी है क्योंकि वो मानव केंद्रित विकास हो गया। हमें प्रकृति केंद्रित विकास की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और जो प्राचीन जो भारत था उसकी ओर अगर हम झांकेंगे, उसके ग्लोरियस हिस्ट्री को देखेंगे, तो संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, गुरुकुल परंपरा, वो उन चीजों को हमें दोबारा देखने की जरूरत है, पुनर्वलोकन करने की जरूरत है। तभी भारत समुन्नत होगा, विकास होगा। और प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए, न कि मानव केंद्रित। मानव केंद्रित विकास होने के कारण आज देख लीजिए चीन का जो रवैया पूरे दुनिया में जो हुआ, उसके पहले अमेरिका की स्थिति थी। और वह जो सेंट्रिक है, एक पूंजीपति देश की जो एक स्थिति बनती है कि जानबूझकर पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति को पैदा करना और हथियारों की खरीद करना। उसी प्रकार से आज अमेरिका के बाद आज चीन आ गया और चीन भी जो है वो उसी प्रकार का काम कर रहा है, जहां की कोई मानवता नाम की कोई चीज नहीं। अर्थ जो है, अर्थ 3 चीज चाहता है। पहला अर्थ चाहता है दान, दूसरा चाहता है भोग और तीसरा चाहता है अर्थ नाश कराता है। तो पहला जो है दान है, वो दान भारत दान करता रहा है। भारत तो दानवीर रहा है शुरू से। कर्ण हमारे लिए एक नजीर के तौर पर इतिहास में जाने जाते हैं। दूसरा है भोग। भोग भी एक निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक करनी चाहिए, लेकिन भोगवादी संस्कृति को यूरोप और अमेरिका ने जब बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो यूरोप और अमेरिका की क्या स्थिति हो गई उसको मैं विस्तार से अभी नहीं बताना चाहता हूँ। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। वहाँ यूरोप और अमेरिका में भी जो हरे कृष्णा और हरे राम की ध्वनि वहां भी जाने लगी, वो भी जाने लगा, और भारत की जो आध्यात्मिक जो पूर्ति वो यूरोप और अमेरिका में भी इस कारण से ये स्थिति बनी है। अब चीन की जो स्थिति है, जो विस्तारवादी जो नीति है, उस विस्तारवादी नीति के कारण से अर्थ का जो तीसरा हिस्सा है जो विनाश है, अत्यधिक धन चीन के पास आ गया। तो इस कारण से चीन जो है आज विनाश के कगार पर है और जो साम्राज्यवादी जो नीति है, उस साम्राज्यवादी नीति के कारण से आज पूरी दुनिया में स्थिति डामाडोल हो रही है। यही स्थिति, यही काम पहले अमेरिका करता था, लेकिन आज जो है वो चीन जो है वो पूरी दुनिया में कर रहा है। इसलिए